हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो आप सभी के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए, आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का, जो कि 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे 10th के हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम आज कराते हैं साइंस का क्वेश्चन, जो कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला है, ओजोन क्या है। अब ओजोन क्या है, कह रहा है कि ओजोन क्या है। तो प्यारे छात्र, यहां से आप कोशिश करिए समझने का कि ओजोन का मतलब क्या होता है। तो ओजोन का मतलब कुछ और नहीं होता है, ऑक्सीजन जो परमाणु होता है, ऑक्सीजन परमाणु का अपरूप होता है। क्या होता है, तो हम बात करते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु जो होता है, इस परमाणु का अपरूप होता है। अपरूप यानी ऑक्सीजन परमाणु का ये क्या होता है, अपरूप होता है। तो आप बात समझ गए होंगे कि ऑक्सीजन परमाणु का अपरूप को ही हम लोग ओजोन कहते हैं। यानी ओजोन जो है ऑक्सीजन परमाणु का क्या है, अपरूप है। अपरूप है। अब यहां से हम बात करते हैं कि जब अपरूप है तो ये किस तरह का दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दिखेगा वो 3 ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि जो ओजोन है, ओजोन है वो 3 परमाणुओं से, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करते हैं कि ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 परमाणु से जब मिलकर बना है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये 3 ऑक्सीजन यहां पर दिखेगा। यानी ये ऑक्सीजन कितना दिख जाएगा, 3 दिखेगा। तो हम कह सकते हैं यही तो ओजोन है। अगर यही जब ओजोन है तो आपको यहां से क्या देखने को मिलेगा, जब ओजोन यहां यही है तो आपको ये देखने को मिल रहा है कि 3 जो ऑक्सीजन है, वो 3 ऑक्सीजन अर्थात O3 जो है, ये हमारा ओजोन है। तो मैं कह सकता हूं कि ओजोन का जो अणु सूत्र होता है O3 होता है। अणु सूत्र जो होता है O3 होता है। अगर हम बात करें कि O3 जब होता है तो ये ओजोन की जो बातें आपने समझा कि ओजोन आखिर पाया कहां जाता है, तो आप समझ सकते हैं प्यारे छात्र कि ओजोन जो होता है ये मेरा वायुमंडल है। ये क्या है, वायुमंडल है। वायुमंडल, वायुमंडल जो है हम कह सकते हैं कि वायुमंडल के जो बाहरी सतह होता है, देख सकते हैं ये बाहरी सतह है। ये बाहरी सतह जो होता है, इस बाहरी सतह पर ही क्या पाया जाता है, ओजोन पाया जाता है। यानी बाहरी सतह पर ही ओजोन पाया जाता है, जो हमें पराबैंगनी किरण जो होती है, यानी पराबैंगनी किरणों से ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है। सपोज करिए कि ये छिद्र हो जाए, यानी अगर ये छिद्र हो जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण यदि छिद्र हो जाता है, तो होता क्या है कि ये हमारा अर्थ जो है, यहां से जब सूर्य से निकलेगी प्रकाश की किरणें, जो पराबैंगनी किरणें होगी जिसमें, वो आकर के डायरेक्ट धरती पे प्रवेश करेगी, यानी धरती पे गिरेगी। तो जब धरती पे गिरेगी तो त्वचा कैंसर का भी उत्पत्ति कर देगी। तो यहां से आपको मिलेगा सुनने को कि जो पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो त्वचा कैंसर का रोग उत्पन्न होता है। जो कि हमें सुरक्षा कौन देता है, तो सुरक्षा हमें प्रदान करता है पराबैंगनी किरणों से, हमें सुरक्षा प्रदान करता है ओजोन। और ओजोन क्या है, तो हम लोग को समझ में आ गया कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है, जो अर्थात O3 जो है ओजोन है। तो ओजोन क्या है, तो हमको कुल मिलजुल करके यहां से देखने को मिला कि ओजोन ऑक्सीजन का, यानी ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। जो ओजोन का एक अणु जो होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। यहां से हमको मिला कि ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन का हम बात करते हैं कि अणु सूत्र जो होगा वो 3 हो जाएगा, यानी अणु सूत्र O3 होता है। ओजोन परत जो होता है वायुमंडल के बाहरी सतहों में पाया जाता है, जो पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। यहां से हमें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, साफ आकाश नीला प्रतीत क्यों होता है। साफ आकाश जो होता है नीला क्यों प्रतीत होता है। तो प्यारे छात्र यहां से कोशिश करिए आप लोग समझने का कि साफ आकाश जो होता है वो नीला क्यों प्रतीत होता है। तो देखिए, कोई भी चीज नीला या कोई भी कलर यदि दिखता है
यदि किसी भी कलर की हम बात करते हैं, कोई भी चीज को लेकर के, यदि कोई भी चीज किसी भी कलर का दिखता है तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो उसी कलर का प्रकीर्णन करता है। यानी कलर दिखने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? प्रकीर्णन की घटना। सबसे बड़ा रीजन क्या है? प्रकीर्णन वाली अगर कंडीशन दिखती है, प्रकीर्णन अगर होगा, जिस भी कलर का यानी जिस भी रंग का यदि प्रकीर्णन होता है, जिस भी रंग का प्रकीर्णन होता है वो चीजें उसी रंग का दिखाई देगी। अर्थात किसी भी वस्तु के द्वारा जिस भी रंग का प्रकीर्णन होगा वो उसी कलर का दिखाई देगा। तो ये कह रहा है कि आकाश जो होता है, साफ आकाश नीला प्रतीत क्यों होता है? तो इसका मतलब ये हुआ कि साफ आकाश नीला प्रतीत होने का सबसे बड़ा रीजन क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं नीला रंग का प्रकीर्णन हो रहा होगा। कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा? नीला रंग का प्रकीर्णन हो रहा होगा। यानी नीला रंग का यदि प्रकीर्णन होगा, नीला रंग का प्रकीर्णन होगा तो 100% क्या है कि वो नीला रंग ही दिखाई देगा। तो ये बात तो तय हो गई कि नीला रंग का ही प्रकीर्णन हो रहा होगा। तो नीला रंग का प्रकीर्णन होगा तो नीला रंग दिखाई देगा। अब बात आती है कि साफ आकाश नीला प्रतीत क्यों होता है? तो आप समझ लीजिएगा कि कह रहा है जब सूर्य का प्रकाश जो होता है वायुमंडल से होकर गुजरता है, सूर्य के जो प्रकाश होता है वायुमंडल से होकर गुजरता है, यानी ये हमारा वायुमंडल है, ये जब वायुमंडल से होकर के गुजरता है, यहां से सूर्य का प्रकाश जो वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो वायुमंडल में जो छोटे छोटे धूलकण होते हैं, ये छोटे छोटे धूलकण जो होते हैं, ये छोटे छोटे धूलकणों के द्वारा ये सूर्य के प्रकाश के में से जो नीला रंग होता है उस नीला रंग का प्रकीर्णन हो जाता है। यानी जो नीला रंग होता है उस नीले रंग का प्रकीर्णन कर देता है, जिसके कारण नीला रंग चारों तरफ फैल जाता है। नीला रंग ही चारों तरफ क्या हो जाता है? फैल जाता है। और जब नीला रंग फैल जाता है जिसके कारण ही आकाश चारों तरफ क्या होने लगता है? जो हमें प्रतीत होने लगता है कि नीला रंग का ही है। तो यहां पे साफ साफ आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी भी वायुमंडल से, जब वायुमंडल से सूर्य की प्रकाश, हम बात करें कि जब वायुमंडल से सूर्य की प्रकाश होकर गुजरता है, वायुमंडल से होकर गुजरता है, तो जो वायुमंडल में उपस्थित जो धूल कण होते हैं वो नीले रंग का प्रकीर्णन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीले रंग का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिसके कारण नीला रंग चारों तरफ क्या हो जाता है? फैल जाता है। और जब नीला रंग चारों तरफ फैल जाता है तो आकाश हमें किस रंग का दिखाई देने लगता है? नीला रंग का ही दिखाई देने लगता है। तो यहां पे कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजर जाता है, यानी गुजरता है, तो आपका देखने को यहां से मिल रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित जो छोटे छोटे धूल कण होते हैं, धूल कण जो होते हैं नीले रंग का क्या कर लेते हैं? नीले रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन कर देता है। नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक हो जाता है, जिसके कारण नीला रंग चारों ओर फैल जाता है। और यही कारण है कि आकाश का रंग जो होता है नीला प्रतीत होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग का है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है और कोई दो उदाहरण दे। क्वेश्चन हमारा तीसरा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई उदाहरण दे, कोई दो उदाहरण दे। तो ध्यान दीजिएगा कि नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? नवीकरणीय का मतलब होता है कि वैसी जो ऊर्जा का स्रोत, यानी वैसी ऊर्जा का स्रोत, यानी वैसी ऊर्जा का स्रोत, वैसी ऊर्जा का स्रोत जो पुनः हमें क्या कर सकते हैं? कभी वो खत्म ना हो। यानी वैसी ऊर्जा का स्रोत जो खत्म ना हो। यदि बाई चांस आपका ऊर्जा वो खत्म भी हो जाती है, यानी वो स्रोत खत्म भी हो जाता है, तो खत्म होने के बाद पुनः हम उसको क्या कर सकें? बना सकें, पुनः उसे निर्माण कर सकें, तो वैसे ऊर्जा के स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। यानी वैसे ऊर्जा का स्रोत जो पुनः खत्म हो जाए, तो खत्म होने के बाद हम उसे बना सकें, तो वैसे ऊर्जा के स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है परिभाषा आपका कि वैसे ऊर्जा के स्रोत जो कभी खत्म नहीं होगा और खत्म हो जाता है तो उसे फिर से बनाया जा सकता है, बना लिया जाता है,
उसे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। यानी नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत में आपका उदाहरण में आ जाएगा सूर्य भी आ सकता है, सोलर सेल भी आ सकता है और पवन ऊर्जा भी आ सकता है। जो ऊर्जा खत्म हो जाए तो पुनः हम उसे क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। वैसे ऊर्जा के स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि वैसा ऊर्जा का स्रोत यानी वैसा ऊर्जा का स्रोत जो पुनः खत्म हो जाए तो हम उसे फिर से बना सकें और बना सकें, इस तरह के ऊर्जा के स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सूर्य, सोलर सेल और पवन ऊर्जा। आप सभी को ये बातें को याद रखना होगा क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ये क्वेश्चन है। तो आप समझ लीजिए कि यदि मेरे चैनल पे नए हैं आप सब लोग तो थोड़ा सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए, यहां से लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं भी वीडियो को अपलोड करूं तो आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है बिहार बोर्ड 2024 के लिए। खासकर यहाँ पे 10th के बच्चों के लिए अभी फिलहाल में बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस चीजों को देखने का कोशिश करिए और घर पे इसको समझने की भी कोशिश करिए। तो मैं आपको चौथा क्वेश्चन जो आपके सामने है, यानी आपका चौथा क्वेश्चन जो है, चलिए चौथा क्वेश्चन हमारा है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। कह रहा है कि कोई दो उदाहरण दें। अब देखिए अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का मतलब क्या होता है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का मतलब यह होता है कि जब एक बार ऊर्जा खत्म हो जाए, यानी जब एक बार ऊर्जा खत्म हो जाए तो पुनः हम उसे बना ना सकें। यानी जब उसका एक बार खत्म हो जाए तो उसको हम बना ना सकते हैं, यानी जब हम उसको निर्माण नहीं कर सकते हैं तो वैसे ऊर्जा के स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। और एक इसका खास बात यह होता है कि इसका भंडारण सीमित होता है। इसका भंडारण सीमित होने का मतलब यह है कि ये फिक्स है कि इतना है। अगर मान लिया जाए, सपोज करिए कि किसी भी हमें कहें कि पृथ्वी के अंदर मान लिया जाए कि हमारे पास 1000 लीटर क्या है, 1000 लीटर पेट्रोल है या 1000 लीटर प्राकृतिक गैस है। अगर मैं मान लूं कि यहां से हर एक रोज 2-2 लीटर आप इसको क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, 2-2 लीटर यदि खर्च कर रहे हैं तो एक ऐसा समय आएगा कि ये 500 डे जाते जाते ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और जब खत्म हो जाएगा तो इसको हम लोग अपने से नहीं बना सकते हैं, इसको बनाना संभव नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि इसे निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो यहां से कुल मिलजुल करके हमें यह पता चल रहा है कि जब भी यानी वैसे ऊर्जा का स्रोत जिसका भंडारण सीमित हो और पुनः उसे हम खत्म होने के बाद बना नहीं सकते हैं तो वैसे ऊर्जा के स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे ऊर्जा के स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। तो ये बात याद कर लीजिए कि जब कभी भी यानी वैसा ऊर्जा का स्रोत हम जिसको खत्म होने के बाद पुनः नहीं बना सकते हैं और जिसका भंडारण सीमित हो उसे हम लोग अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। जैसे में कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस आपको दिख रहा है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे परिभाषा आपको साफ साफ लिखा हुआ है। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत ऊर्जा के वे स्रोत होता है जिसका भंडारण सीमित है और वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि वैसा ऊर्जा का स्रोत जिसका भंडारण सीमित हो और आने वाला समय में वो खत्म हो जाएगा और हम उसे पुनः बना नहीं सकते हैं खत्म होने के बाद, तो वैसे स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला 4th नंबर क्वेश्चन, यानी अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 5वां क्वेश्चन हमारा जो है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। निष्क्रिय गैस कह रहा है क्यों भरी जाती है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है।
तो प्यारे छात्र यहां से कोशिश करिए समझने का कि निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है। तो यहां पे हमारा क्या है, हम कह सकते हैं कि ये मान लीजिए सपोज करिए कि यहां पर हमारा क्या है, ये विद्युत बल्ब है, ये सपोज करिए कि क्या है, विद्युत बल्ब है। यहां पे जो आप इसके अंदर जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, फिलामेंट है, ये आपका क्या है, फिलामेंट है, ये आपका फिलामेंट है। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो ये फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। ये बात याद रखिएगा कि अगर ये विद्युत बल्ब है तो विद्युत बल्ब के अंदर जो आपका ये लगा होता है, हम कह सकते हैं कि ये वायर के अंदर इस तरह का जो दिखता है, ये आपको देखने को मिलता है यही फिलामेंट, ये फिलामेंट का बना होता है। और ये फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन का होता है, ये टंगस्टन का होता है। तो अगर इसके अंदर कह रहा है कि निष्क्रिय गैस